दो घमंडी जेठानी की एक शरीफ देवरानी। विशाखा देवी अपनी दो बहुओं शमिता और रजनी के साथ रहती थी। दोनों ही बहुएं बहुत गोरी और खूबसूरत थीं। हाय हाय, मैं बारी जाऊं। क्या हुआ भाभी? मैं खुद को कितना ही आईने में क्यों न निहार लूं। मेरा तो मन ही नहीं भरता है खुद को देखते देखते। तभी वहां पर विशाखा देवी आ गईं। अरे ज्यादा आईना मत निहारा करो, कहीं तुम्हें अपनी ही नजर न लग जाए। मम्मी जी, आप फिक्र मत करो, हमारी नजर भी हमारी ही तरह खूबसूरत है। अब ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। जी। तुम दोनों इस घर की बड़ी बहुएं हो, तो इस नाते तुम्हारा फर्ज है कि तुम दोनों अपने देवर के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जो तुम्हारी ही तरह खूबसूरत और घरेलू हो। ओके, ये काम तो आप पूरी तरह हम पर छोड़ दीजिए। विशाखा कमरे से चली गई। भाभी जी, आपने क्यों कहा कि हम दोनों लड़कियां ढूंढेंगे? मैंने कुछ सोचकर ही बोला है। मतलब? अरे तुम बहुत ही भोली हो रजनी, बस देखते जाओ कि मेरा क्या प्लान है। शमिता ने रजनी को कुछ नहीं बताया और दोनों जिठानियां अपने देवर के लिए लड़की ढूंढने लगी। कुछ ही दिनों में शमिता ने गांव की एक लड़की पूनम को पसंद किया और उसे जाकर अपनी सास को दिखाया। तो बहू, ये लड़की है तेरी पसंद, लेकिन ये तुझे कहाँ से पसंद आ रही है? जरा इसका रंग तो देख, कोयला भी शर्मा जाए। माँ, इसका रंग नहीं, इसका मन देखो। ये लड़की हमारे बड़े काम की साबित होगी। काम की साबित होगी? मेरा मतलब ये बहुत घरेलू है, तो ये देवर जी के लिए अच्छी रहेगी। शमिता ने किसी तरह अपनी सास को राजी कर लिया, लेकिन रजनी उसकी सारी चालाकी समझ रही थी। विशाखा देवी के जाने के बाद रजनी बोली, भाभी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप उतनी ही सीधी हो जितनी की जलेबी। आपके दिमाग में जरूर कुछ तो खोट बिगाड़ चल ही रहा है, वरना चांदनी को अमावस्या पसंद आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तुम भी कुछ कम चालाक नहीं हो। हाँ, मुझे पूनम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस घर में अब एक काली बहू ही आएगी। मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की जगह कोई और आकर ले। इसी तरह समय बीत गया और पूनम विशाखा देवी की छोटी बहू बनकर घर आ गई। ए पूनम, आज तूने सफाई नहीं की है क्या? मम्मी जी, मैं सारी सफाई कर चुकी हूँ। अच्छा, ये इतनी गंदगी को तो सफाई कह रही है तू? विशाखा पूनम को डांट ही रही थी कि तभी वहां उसकी दोनों बड़ी बहुएं शमिता और रजनी आ गईं। पूनम, जाओ जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, जाओ अभी। अरे, अब क्या हमारा मुंह ही देखती रहोगी? माना कि हम लोग खूबसूरत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी काली नजरों से हमें नजर लगा दो, समझी? दोनों बड़ी बहुएं अपनी सास के सामने इतना कुछ बोल गईं, लेकिन विशाखा देवी ने उफ भी नहीं की और बेचारी पूनम सभी की बातें सुनकर बस उदास होकर रह गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। दोनों जेठानियां गर्भवती हो चुकी थी और पूनम की जगह घर में बस एक नौकरानी की तरह ही थी। हाय मेरी बहुओं, तुम दोनों ही अपना अच्छे से ख्याल रखना। पता भी है तुम दोनों ने ही मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है, लेकिन इस खुशी को अच्छे से संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ माँ, जरूर। अरे, मुझे तुम्हारी ही तरह सुंदर सुंदर पोती पोते चाहिए। तभी पूनम अपनी दोनों जेठानियों के लिए अचार लेकर आई। लीजिए भाभी जी, आपको अचार खाकर अच्छा लगेगा। इस कंडीशन में मेरी माँ कहती थी कि अचार खाना चाहिए। हाँ हाँ, यही रख दो। और हाँ सुनो, यहाँ कोने में ना बहुत ज्यादा धूल और गंदगी हो रही है, तो तुम ना यहाँ से साफ भी कर देना। ठीक है भाभी। पूनम जैसे ही सफाई करने के लिए नीचे झुकी, तभी अचानक उसे जोर का चक्कर आ गया और वो वहीं गिर गई। हे भगवान, इस कल्लो को क्या हो गया? अरे उठ। ओ गॉड, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए। घर में 2 प्रेग्नेंट लेडीज हैं और इन्हें बेहोश होने से ही फुर्सत नहीं है। माँ, अब तो लगता है कि डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। ये काले शायद ऐसे ही होश में नहीं आ पाएगी। हाँ। विशाखा देवी ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आकर पूनम का चेकअप किया और बोला, अरे बधाई हो देवी जी, आप एक साथ 3 बच्चों की दादी बनने वाली हो। मतलब पूनम भी बच्चे को जन्म देने वाली है? जी, हमारी मिठाई तैयार रखना देवी,
हम आपके फैमिली डॉक्टर हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। डॉक्टर चला गया। जैसे ही दोनों जेठानियों को खबर लगी कि उनकी देवरानी भी अब उन्हीं की तरह गर्भवती है, तो वो दोनों बहुत गुस्सा हुई। अरे ये क्या बात हुई? बच्ची को तो जन्म हम दोनों देने वाले थे, ये कल्लू कहाँ से बीच में आ गई? आने दो। क्या हुआ अगर ये भी गर्भवती है तो देखना, माँ ज्यादा प्यार हमारे ही बच्चों को देंगी। एक तरफ दोनों जेठानियों में ये बातें हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ए पूनम, तुझे अपनी जेठानियों की जरा भी परवाह नहीं है क्या? माँ मतलब? तेरी दोनों ही जेठानियां पेट से हैं और तू है कि उनका कोई ख्याल ही नहीं रखती है। पर माँ, उनकी ही तरह मैं भी गर्भ से ही हूँ। अरे चल चल, होली तू गर्भ से, और अगर है भी तो हम पर कौन सा एहसान कर रही है? तू भी काली है और तू देखना, तेरे गर्भ से पैदा होने वाला बच्चा भी काला ही होगा। मुझे तो ये काले काले बच्चे अच्छे लगते ही नहीं हैं। बस माँ, बहुत हुआ। आपको मुझे कुछ भी बोलना हो बोलिए, लेकिन अगर आपने मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी गलत शब्द कहा तो अच्छा नहीं होगा। विशाखा और पूनम की आवाज सुनकर शमिता और रजनी भी वहां आ गईं। क्या अच्छा नहीं होगा और क्या गलत कह रही है माँ? सब ठीक ही तो कह रही हैं। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे का परछावा हमारे बच्चों पर ना पड़ जाए। हाय, अगर ऐसा हुआ तो कितना बुरा होगा। सही कहा बहू तूने, तुम दोनों इस काली कलूटी से दूर ही रहा करो। चलो यहाँ से। तीनों सास और जेठानियां मिलकर पूनम को खूब सुनाकर वहां से चली गईं। बेचारी पूनम उन तीनों के आगे बेबस थी। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। पूनम को अपनी जेठानियों का भी ख्याल रखना होता और खुद का भी। अरे कल्लो, तू कहाँ से गर्भवती हो गई? ले चल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जा जाकर अपनी दोनों भाभियों को ये इमली दे आ, उन्हें अच्छा लगेगा। पूनम अपनी जेठानियों को इमली देने के लिए उनके कमरे की तरफ जा रही थी। सामने से शमिता और रजनी भी आ रही थी कि तभी रजनी का पांव फिसल गया और वो शमिता को लेकर बस गिरने ही वाली थी कि तभी उन दोनों को पूनम ने संभाल लिया। संभल कर भाभी। पूनम ने उन दोनों को उठाया और संभाल कर बिठाया। खुद के बच्चों की जान बचाते देख शमिता और रजनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वाह बहू, आज तो तूने काबिले तारीफ काम किया है। इनके गर्भ में पल रही नन्ही सी जानों का ख्याल रखना बस इनका ही नहीं, हमारा भी फर्ज है। और तेरे भी पेट में नन्ही सी जान है, अब तू भी जाकर आराम कर ले। विशाखा ने पूनम की तरफ मुस्कुरा कर देखा। अब सब कुछ सही हो चुका था। दोनों जेठानियों को भी अपने किए पर बहुत पछतावा था। कुछ दिन बीते और तीनों ही बहुओं ने बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तुम्हारा शुक्रिया पूनम, तुम्हारी वजह से ही ये इस दुनिया में आ पाए हैं। कोई बात नहीं भाभी, हो सके तो हमारे बुरे शब्दों को माफ कर देना। अब हमारे बुरे शब्द तो वापस नहीं आ सकते, हम बस माफी ही मांग सकते हैं। आप ऐसे माफी मत मांगिए, ये वक्त माफी का नहीं खुशी मनाने का है। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और सभी खुशी खुशी रहने लगे। मालती अपनी बड़ी बहू अनिका और बेटे महेश और छोटे बेटे राज के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। कुछ दिनों बाद ही वो भव्या नाम की एक लड़की से राज की शादी कर देती है, जो कि थोड़ी अमीर और लालची किस्म के घर से थी। शादी हो जाने के बाद मालती उसका गृह प्रवेश करवाती है, फिर अपने बहू बेटे की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है, जहाँ जेठानी अनिका ताली बजाकर कहती है, अरे अरे देवर जी, जल्दी ढूंढ लीजिए अंगूठी, पता चले कि देवरानी ने आप पर कब्जा कर लिया है। भाभी अंगूठी तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन आपकी देवरानी को जब से मैंने पहली बार देखा है तब से ही मेरे दिल पर उनका कब्जा हो गया है। तो ये रस्म किस बात की? हाँ क्यों भव्या, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? जी जी बिल्कुल। क्या फालतूगिरी है ये? रस्में रिवाज और कब्जा तो मैं वैसे भी करके ही रहूंगी, लेकिन सिर्फ अपने पति के दिल पर नहीं, अपनी सास और इस घर पर भी। और जेठानी को तो मैं बहुत जल्दी घर से बेघर कर दूंगी। भव्या अपने दिमाग में इतना सब सोचती है कि राज वो अंगूठी ढूंढ लेता है और कहता है, ये मैं जीत गया। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो अंगूठी ढूंढ ली, इसका मतलब बहू पर वो हक जमाएगा। अरे बहू, तो किस सोच में डूब गई? तुझे अंगूठी ढूंढनी चाहिए थी। कोई बात नहीं माँ जी, वो जीती या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। खैर मैं बहुत परेशान हूँ,
थक चुकी हूँ, मुझे अपने कमरे में जाना है। और कितनी रस्में बाकी हैं? बस बस, अब कोई और रस्म नहीं है। जाओ, तुम जाकर दोनों आराम कर लो। मालती की बात सुनकर भव्या और राज अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। वहीं बाकी सब भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, भव्या न चाहते हुए भी अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए थोड़ा बहुत काम करती है, वरना सारा काम तो वो जेठानी से प्यार से कहकर करवा लेती है, क्योंकि अनिका बहुत शरीफ होती है। ऐसे ही एक दिन चाय बनाकर अनिका ले आती है तो भव्या उसके हाथ से ट्रे लेकर कहती है, अरे दीदी, आप क्यों ले जा रही हो? ये लाइए, मैं कर देती हूँ। आप जाकर पकौड़े ले आइए जब तक। ठीक है, वैसे कितनी अच्छी हो तुम, बिल्कुल प्यारी सी देवरानी, सबका दिल जीतने वाली। अरे जेठानी जी, अब रहने भी दीजिए, मैं चाय लेकर जाती हूँ, वरना माँ जी कहेंगी ठंडी हो गई। बस कुछ दिन और, अब माँ जी से इस प्रॉपर्टी के कागज लेकर अपने नाम करवा लूंगी। ऐसा बोलकर वो अपनी सास को चाय पिलाती है। पति को तो भव्या कंट्रोल में कर चुकी थी, इसीलिए वो शाम को राज के आते ही कमरे में उससे गले लगकर कहती है, राज, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। देखो, कल को हमारे बच्चे हो गए तो उन्हें देने के लिए कुछ तो इस घर का हिस्सा होना चाहिए ना। और माँ जी को कब तक इस प्रॉपर्टी के मुखिया बनाकर रखेंगे? मैं तो कहती हूँ अपने भाई से एक बार आप बात कर लीजिए। मैं माँ जी से बात कर लेती हूँ, जिससे कि आधी आधी प्रॉपर्टी दोनों की हो जाए। वो भी अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे भविष्य में, और हम भी, और किसी बात की लड़ाई भी नहीं होगी। हाँ ठीक है, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन प्रॉपर्टी के कागज तो माँ पर हैं। अगर वो साइन करेंगे जमीन तो। उसकी फिक्र आप मत करें, माँ जी से मैं बात कर लूंगी। राज भव्या की बात को मान लेता है। वहीं बातों में फंसाकर भव्या मालती से घर के कागजों पर दस्तखत करवाकर पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेती है और बदले हुए मिजाज से महारानी बनकर कहती है, अरे ओ जेठानी जी, बहुत मुफ्त का टीवी देख लिया, अब यहाँ से रफा दफा हो जाइए। चलिए, अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए और निकल जाइए। अरे भव्या, ये तुम क्या बोली जा रही हो? ये कैसा मजाक है? भला मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अब ये पूरा घर मेरे नाम पर है, तो आपको जेठ जी को यहाँ से जाना होगा। और हाँ, हमारी प्यारी बुढ़िया सासू माँ को भी आप अपने साथ ले जाइए। इस घर में सिर्फ मेरा राज चलेगा और मैं रहूंगी। भव्या बहू, ये क्या हरकत है? अपनी जेठानी से कोई ऐसे बात करता है क्या? और हम सब इस घर से क्यों जाए? तुम्हारा राज क्यों चलेगा घर पर? ओफो, कितनी बार एक ही बात कहूँ? इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। आपसे प्रॉपर्टी के कागज लेकर मैंने अपने नाम कर लिए हैं। अब जाइए, भीख मांगो। मैं अपने घर में नहीं रखना चाहती आप सबको। जस्ट गेट लॉस्ट। इतने दिन से शराफत का चोला पहनकर एक्टिंग करते करते मेरी आंखें, कमर सब दुख गया। बहू, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। धोखे से घर हड़प लिया। अपने परिवार को कोई इस तरीके से निकालता है? सुधर जाओ, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। ए बुढ़िया, बकवास बंद कर अपनी। लगता है तुम ऐसे नहीं जाओगे। तभी भव्या अपनी सास और जेठानी का हाथ पकड़कर घर से बेघर कर देती है। उनका सामान बांधकर उन पर फेंक देती है और मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। बड़ी बहू और सास बहुत रोते हैं। अनिका कॉल करके महेश को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो परेशानी में भागता हुआ अपने परिवार के पास आता है। हे भगवान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब भव्या ने किया है, वो भी इतनी चालाकी से। अब हम कहाँ रहेंगे? महेश, थोड़ा बहुत तो सोचो कि हम कैसे गुजारा करेंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ पैसे तुमने सेव किए होंगे या किसी से उधार मांग लो। हमने कितना भव्या को प्यार किया और उसने हमारे साथ कितना घिनौना मजाक किया। मैं माफ नहीं करूंगी उसे। एक रास्ता है मेरे पास। इतना कहकर महेश अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर एक पुराना टूटा फूटा घर लेता है, जहां उसका परिवार को रहने के लिए छत मिल जाती है और खाना बनाने के लिए अनेक चूल्हा बना लेती है, जहां वो बहुत देर बाद मुश्किल से खाना खा पाते हैं। अरे, मेरे गले से तो बड़ी मुश्किल से खाना उतरा है। माँ जी, अब जो हो गया जाने दीजिए। शायद हमारी किस्मत में गरीब होना ही लिखा था। जहां अनिका का परिवार गरीबी में गुजर बसर करता है, वहीं भव्या ठाट बाट से अकेले घर में रहती है और घर का काम करने के बाद थक कर कहती है, हे भगवान, मालकिन तो बन गई मैं, लेकिन घर का इतना सारा काम करना पड़ता है, मुझसे नहीं होता।
एक नौकरानी रख लूंगी। भव्या, तुमने मेरे परिवार वालों को मुझसे अलग कर दिया, उनके साथ ऐसा किया। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी सी भी? राज, मैंने जो भी किया है हमारे भविष्य के लिए किया है और मैंने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये सुनकर राज अपने कमरे में चला जाता है। उसे पल पल अपनी माँ भाभी की याद आती है। वहीं भव्या एक नौकरानी घर पर रख लेती है, जो कि कुछ दिन बाद उसके घर से गहने चोरी करके भाग जाती है। और शाम को आते वक्त राज की गर्दन पर चाकू रखकर कुछ बदमाश उसे पैसे और मोबाइल छीन लेते हैं, जिसमें उसे चोट भी लग जाती है। जब वो घर आता है तो राज उसे सब कुछ बताता है। फिर भव्या कहती है, भगवान जी, कैसे दिन चल रहे हैं हमारे। एक तो हमारे घर में पहले ही इतने लाखों रुपए की चोरी हो गई और अब तुम्हारे साथ ये घटना घट गई। चिंता मत करो राज, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भव्या राज की मरहम पट्टी करती है। अगले दिन घर का काम करने से और टेंशन से भव्या बीमार पड़ जाती है। बिस्तर से उठ नहीं पाती और कहती है, भले ही इस घर को मैंने हथिया लिया, लेकिन खुशी तो मुझे मिल नहीं रही। काश माँ जी और जेठानी जी मेरे पास होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उनके पास जाना होगा। वो ये बात राज को बताती है। फिर ऐसी हालत में राज उसे अपने बड़े भाई के घर ले जाता है, जहाँ अपने सास के पैरों में गिरकर भव्या बोलती है, माँ जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया है। मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे आंखें नहीं मिला सकती। मुझे आपकी बहुत याद आई और ये एहसास हुआ कि अपनों से अलग कभी नहीं रहा जाता। आज मेरे पास पैसे, दौलत, घर, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, आपसे अलग होकर। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब तू कह रही है। माँ, वक्त इंसान को सही राह पर ले आता है। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आपको गरीबी में लाकर मैंने खड़ा कर दिया, फिर भी आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन मैं अमीर होकर भी नहीं रह पाई। मुझे माफ कर दीजिए आप सब और वापस घर चलिए, नहीं तो मुझे डांट लीजिए, मार लीजिए, पर चल लीजिए हमारे साथ। तभी अनिका उसे उठाकर गले लगा लेती है। अरे अरे, अब इन सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हमें बुला लिया, तो हम फिर से एक परिवार बनकर रहेंगे। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी अनिका उसे पानी पिलाने के बाद चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना पकाकर अपने देवर और देवरानी को खिलाती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और वापस अपने उसी घर में पहुंचकर सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।